रिफ्रैक्शन थ्रो, यहाँ देखो लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। देखो रिफ्रैक्शन अभी तक किस में हो रहा था? प्लेन सरफेस से हो रहा था। अब किस में होगा? स्फेरिकल सरफेस में होगा। अब स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है? तो स्फेरिकल सरफेस आपका दो टाइप का मिलेगा। अगर इस तरह से स्फेरिकल सरफेस है, देखिए, तो ये आपका सरफेस हो गया और एक तरफ एक दूसरा मीडियम होगा और एक तरफ दूसरा मीडियम होगा। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये डेंसर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये रेयर, और रेयर मीडियम है। रेयर को हम एयर एज्यूम कर लेंगे, इसको कुछ भी ले लो, वाटर ग्लास कुछ भी ले लो, ग्लास स्लैब ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो। अब देखिए, जिस तरह से हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखा था कि ये इसका पोल होता है, ये इसकी एक्सिस होती है ना। अब इसमें फोकस की बात नहीं करेंगे, पर सेंटर की बात ज़रूर करेंगे। सेंटर क्या है? जैसे इसको ऐसे घुमा दोगे तो क्या बनेगा? एक स्फीयर, तो यहाँ क्या आएगा? उसका सेंटर आ जाएगा। अब ये कॉनकेव हो गया। अब अगर ऐसा कर दिया जाए इस तरह से, और इस तरफ डेंसर हो जाए, इस तरफ क्या हो जाए? डेंसर हो जाए, इस तरफ क्या हो जाए? रेयर हो जाए। अब इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस पोल, अब इसका सेंटर कहीं होगा इधर। एग्जैक्ट कॉनकेव वन कॉन्वेक्स मिरर होगा। मिरर में एक काम होता है, पॉलिश कर दी जाती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होने लगता है, और ये पॉलिश नहीं होती तो ये रिफ्रैक्शन करता है। लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अच्छा, इसका फार्मूला पहले याद कर लें अपन कि फार्मूला क्या होगा, फिर बनाने में अच्छा लगेगा। देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें? μ1, और इसका क्या मान लें? μ2 मान लें। तो अगर 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे, 1μ2, तो फार्मूला होता है μ2/, ठीक है। तो μ2/μ1 के, अगर 1μ2 की जगह पर हमको ये ज़रूरत पड़ी तो लिख पाएंगे, नहीं तो हम इससे काम चला लेंगे कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर पहला एयर हो गया और दूसरा डेंसर हो गया तो इसको जनरली एब्सोल्यूट में म्यू लिख सकते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख दें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इस पर डिपेंड करेगा कि जो लाइट रेज इधर से जाएगी वो कितना बेंड होगी, किस तरह से इमेजिंग करेगी, इमेज भी बनाएगी। देखो, रिफ्लेक्शन में भी इमेज बनता है, रिफ्रैक्शन में भी इमेज मिलता है। रिफ्रैक्शन में आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जहाँ पर लाइट रेज मीट होंगी वहाँ पर बनेगा, और रिफ्रैक्शन में आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ मिलेंगी वहाँ बनेगा। दोनों में रियल और वर्चुअल इमेज होते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज मीट, एक्चुअली मीट, रियल इमेज, अपेयर, है ना, टू मीट वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे देखो, इसका फार्मूला थोड़ा सा याद कर लें फिर अपन आगे बढ़ें। देखो, इसका फार्मूला होता है μ-1/r। म्यू का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1/r। r इज द, ये सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस ही हमेशा क्या बनती है? रेडियस बनती है। अच्छा, फिर μ/v, v क्या है? जहाँ इसकी इमेज बनेगी वो डिस्टेंस है, -1/u। इस तरह से आप इस फार्मूले को देख पाएंगे। जाना पहचाना लग रहा है? कभी इससे पहचान हुई है? μ-1/r इक्वल्स टू μ/b -1/v। ये रेडियस है स्फेरिकल सरफेस का, क्या है? ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब आप इसमें बनाओ या इसमें बनाओ, फार्मूले तो सेम होंगे, बस डायग्राम, रे डायग्राम में थोड़ा सा क्या होगा? फर्क पड़ेगा।
अब जरा इसको चलते हैं किसी एक में लेकर के प्रूव करते हैं। किसी एक में कौन सा ले लिया जाए? चलो पहले कॉनकेव का ले लेते हैं। कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस किस में ले लें? क्या है ये? कॉनकेव। डायग्राम देखना, ये क्या है? कॉनकेव। मिरर नहीं बना देना, पॉलिश कर दें। ये यहाँ इसका क्या ले लेना? पोल। ये ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा हमको, एक तरफ दूसरा। तो इधर कोई दूसरा मीडियम ले लें। कौन सा मीडियम ले लें? डेंसर। पहले एयर से डेंसर में जाने दो। ये आपका क्या बन गया? डेंसर। क्या बन गया? तो यहाँ लिख सकते हो ये रेयर मीडियम हो गया, और ये कौन सा मीडियम हो गया? ये डेंसर मीडियम हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो आप, क्या? सीधा म्यू। अब यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस जाने दो, ठीक है? इसका कुछ नाम दे दें, चलो M1 M2 लिख देता हूँ। मिरर मत बोलना, बस हो गया। अब इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? लाइट रेज कहाँ से ले जाना चाह रहे हैं हम? रेयर से। चलो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंडेड में भी बन सकता है, पॉइंट में बन सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये तुम्हारा O हो गया। अब यहाँ से कितनी रेज ले जाओ? 2 ले जाता हूँ। एक सीधे ले जाता हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ? सीधा। देखो ध्यान से, एक कैसे ले जा रहा हूँ? बिल्कुल सीधा। और आपको पता है सीधा जाएगी तो यहाँ कहीं सी, यहाँ कहीं वापस तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन है। यहाँ कहीं सी मिलेगा उसको, तो सी के डायरेक्शन में जा रही है, तो बिना डेविएशन ये सीधा इस तरह से निकल जाएगा। डायग्राम को ठीक समझना, डायग्राम के अलावा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ये देखो जा रही है, सीधा जाएगी। आपको आइडिया पता है ना? आइडिया है ना कि जो नॉर्मली इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्शन में उसी डायरेक्शन से बैक हो जाएंगी, और रिफ्रैक्शन में बिना डेविएशन सीधा चली जाएंगी। ये सीधा जा रही है। अच्छा, एक रे और ले लेता हूँ। चलो इधर से ले लो। ओ, यहाँ पहुँच गई। पहले तो इंसिडेंट कराओ। ये क्या हो गया? ए हो गया ए। अब ये देखो आप ध्यान से कि दूसरी तरफ ले जाने से पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाई देखो, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, जब तक नॉर्मल न लाओगे तब तक पता ही न चलेगा कि अबे होगी या टूवर्ड्स होगी। तो सबसे पहले क्या लेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होता है? स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रॉ होता है। यस, तो यहाँ कहीं सेंटर एज्यूम कर लें। ये ले लो सेंटर। अब सेंटर से जूम करोगे तो ए से बना लो नॉर्मल, CD। ये क्या हो गया आपका? जैसे ही आपने नॉर्मल बनाया तो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच एक एंगल दिखाई देगा I, उसको बोलना है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब आप बिल्कुल आसानी से ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं? है ना? थोड़ा सा नॉर्मल और पास कर लें, थोड़ा दिखाई क्लियर दिखाई दे। डायग्राम ठीक बन रहा है मगर थोड़ा क्लियरिटी भी चाहिए। देखो थोड़ा इधर कर लेता हूँ, तो नॉर्मल इस तरह से रहेगा। ये CD हो गया नॉर्मल, ये एंगल हो गया I। अब आप लोग को ध्यान से देखना है कि ये जो लाइट रेज है रेयर से किस में जा रही है? तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स। याद रखो, टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल इधर का नहीं देखना है क्योंकि उसे इधर जाना है, तो इधर का नॉर्मल देखना है। इधर कहाँ है? ये है। कहाँ जाएगी? देखो ऐसे डायरेक्ट सीधा जाने का मतलब तो ये हो गया कि सीधा जाती तो इधर जाती, कहीं एक ऐसे जाती हो, इस तरह से कहीं जाती ना इस तरह से, लेकिन सीधा तो जाएगी नहीं, तो थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा ही शिफ्ट करना, ज़्यादा मत करना, डायग्राम थोड़ा ठीक दिखे। देखो इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया।
देखो यहाँ पर क्या था, बी था, ओ, अच्छा ए था, यहाँ क्या था, ए। देखो ओ ए क्या हो गया, इंसिडेंट, और ए बी क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कितनी रेस हमने यहाँ से चला ली, एटलीस्ट 2 रेस की बात होती थी तो हो गई 2, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये इस तरफ चली गई, ये एक दूसरी सीधी चली गई, क्या ये रियली आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करेंगी इस तरफ, कहीं नहीं करेंगी। तो आपके दिमाग को क्लिक कर दो, इमेज रियल नहीं बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब जरा ध्यान देना, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इसको अपन क्या करेंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे। अब ध्यान देना, ऐसे इसको, ये जो गया ना, इसको सीधा खींच के लाना, सीधा, ये इसको सीधा पीछे खींचोगे तो यही मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, इसको पीछे लाओ। यहाँ पर देखो, आप इस रेस को देखोगे वहाँ से तो आपको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, मैच हो गया, हो गया। ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या हो गया, इमेज हो गया। अब यहाँ से देखो, ये पूरा एंगल क्या था, इंसिडेंट नॉर्मल के बीच आई, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे के बीच आर। अब देखो ध्यान से, ये सीधा आ गई, ये सीधा आ गई, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया आपका, आर, क्रॉस लाइन। देखो ये सी डी को देखो, और ये बी से जो आई की तरफ आया उसको देखो, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब आपका डायग्राम बन गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। अब जरा देखो, डिस्टेंस थोड़ा सा पता कर लो। अगर आप ओ से पी की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये आएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती, यू। आई इमेज है, पी की डिस्टेंस देखो, पी से इमेज की डिस्टेंस ये होती है वी, और पी से सेंटर की डिस्टेंस देखो ये होती है आर। तो आपको दिखेगा पी सी आर, पी आई आपको दिखेगा वी, और पी ओ आपको दिखेगा यू। तो यू, वी और आर आपके सामने आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर दिखाई दे रहा है। आई देखो कहाँ है, आई आपको ये 2 येलो लाइन के बीच में जो एंगल येलो दिख रहा है वो आई है, जो ये आपका ब्लू दिख रहा है वो आर है, और ये डॉट लाइन जो आई है, दूसरे कलर में दिखाया है, ये डॉट लाइन जो आई है इसका सीधा आई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसे पीछे की तरफ मिलाया गया। बस ये डायग्राम आपको बनाना रहेगा। अब मान लो आपसे कह दिया कि ये है क्या, तो आप बोल दो, थोड़ा सा इनको लिख दूं। M1 M2 क्या हो गया, है ना, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मिरर बोलना ही नहीं है आपको, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पॉलिश नहीं हो तो मिरर कैसे बोल रहे हैं। M1 M2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। अच्छा एक चीज़ और लगा लो, कॉनकेव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देयर पोल पी, देयर पोल इज, अच्छा ऐसा लिख देता हूँ कि M1 M2 कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस विच, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेपरेट टू मीडियम, टू, जो 2 मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, जो 2 मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। एंड, है ना, देयर पोल इज पी, एंड सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी है, सी बोलो, सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सी। ओ क्या है, ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देयर कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज। कहाँ बनी है, वर्चुअल इमेज फॉर्म 8I। देखो वो ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं दिखाना ये लाइट रेस जा रही है, जा रही, बैक किया, ड्रॉ किया, ये किया, वो तो बहुत लंबा हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसकी वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है।
बस इतना सा थोड़ा सा बताना है। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही आपको अच्छे से देखना है कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखना ध्यान से। सबसे पहले रिफ्रैक्शन में एक लॉ लगता है, याद है आपको? स्नेल्स लॉ लगता है ना, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब लाइट रेज कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर से, तो रेयर को मैं एयर समझ लेता हूँ, डेंसर को कुछ भी समझ लेता हूँ, है ना। तो ये अगर पहला मीडियम क्या है और दूसरा मीडियम क्या है? डेंसर, तो एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम को आपने क्या मान लिया? म्यू। तो ध्यान से देखना, बाय यूजिंग स्नेल लॉ, किसका लॉ यूज कर रहे हैं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो कैसे लिखोगे? म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। सुनो, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन, अब आई और आर दिखाई दे रहा है, इसके स्टेप से याद रखना। पहले सबसे पहले क्या लगाना है आपको? स्नेल्स लॉ। देखो सबसे पहले यहाँ आई दिखेगा और यहाँ आर दिखेगा, तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। जो रेयर में है आई है, जो डेंसर में है आर है। पहले लाइट रेस यहाँ गई तो आई बना, बाद में आर बना, तो साइन आई अपॉन। अब देखो इस केस में बहुत सारी लाइट रेस जाती हैं, बहुत सारी लाइट रेस जाती हैं, और यहाँ जो एंगल होते हैं ये बहुत ही स्मॉल एंगल होते हैं। कैसे होते हैं? तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा? अगर आप कह दें कि इफ आई एंड आर बी स्मॉल, क्या है अगर ये स्मॉल है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आई अप्रोक्सीमेट आई बन जाएगा और साइन आर अप्रोक्सीमेट आर बन जाएगा। अगर कोस में अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन में अप्रोक्सीमेशन करोगे तो एंगल आ जाएगा। तो ज़रा देखो ध्यान से, म्यू इक्वल्स टू आई अपॉन आर। अब बच्चों आई की वैल्यू बताओ, म्यू टाइम्स ऑफ आर। देखो एक फार्मूला आपको ये दिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द म्यू टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई आर से कितना रिलेशन है? आई आर के म्यू टाइम है। देखो ये बीच बीच की बातें सब ध्यान रखना। आई किसके बराबर है? म्यू टाइम्स ऑफ आर है। चलो ये आपका पहला स्टेशन कंप्लीट हो गया, पहला पड़ाव हो गया। अब ये पहले पड़ाव के बाद जैसे आपने स्नेल्स लॉ लगाया, आई इक्वल्स टू म्यू आर। अब आप यहाँ प्रयास करो कि आई और ये आर कैसे मिलने वाले मुझे। तो यहाँ देखिए कुछ एंगल बना रहा हूँ, यहाँ जो एंगल बनाना ऑब्जेक्ट पर, इसको कुछ मान लो अल्फा, आई पर जो बनाना उसको मान लो, और सी पर जो बनाना थीटा, गामा मान लो। दुनिया में जितने अक्षर हैं सबको यूज कर लो, पी क्यू आर मान लो, अल्फा बीटा गामा मान लो, अल्फा बीटा थीटा मान लो, बस हो गया। यहाँ जो एंगल बना अल्फा, यहाँ जो एंगल बना बीटा, यहाँ जो एंगल बना। अब जरा एक चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पर यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी? u, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी? v, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी? r। बच्चों पोल के लेफ्ट में अगर नापा जा रहा है तो सब नेगेटिव नापेंगे अपन। किस नापेंगे? नेगेटिव नापेंगे। ये तो रूल्स है ना, ये तो पता हो गए होंगे अब तक में, 8-9 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो ये इतने नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से, चलो आई और आर की वैल्यू के लिए चलते हैं। तो अगला स्टेप आपका कैलकुलेशन किसके लिए होना चाहिए? आई और आर। अब आई और आर के कैलकुलेशन पे ज़रा ध्यान देना। जिस ट्रायंगल की मैं बात करूं, चलो यहाँ से ओ से चलो, कहाँ पर जाओ? ए पर। कहाँ पर आओ? ये सी है ना, ये तो ओ ए सी। अच्छा ओ ए सी ट्रायंगल जो यूज करोगे, मैं सिर्फ उस ट्रायंगल को यूज कर रहा हूँ जिसमें आई होगा। आई बच्चों आपको सिर्फ यहाँ दिखाई देगा, पूरा है ना आई, येलो वाला, ये पूरा आई है ना। तो आई अल्फा, अच्छा यहाँ आए तो यहाँ अंदर नहीं है, यहाँ बाहर है, लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर अंदर तीनों ट्रायंगल नहीं हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक बार सभी ध्यान से देख लो, यहाँ रफ करके देख लो। देखो ध्यान से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर आप एंगल 4 की बात करोगे तो इसको छोड़ो, ये नहीं आएगा,
जहाँ पर एक्सटीरियर लोगे उसको नहीं लेंगे इंटीरियर, दूर वाले अपोजिट वाले इसका सम हो जाएगा। यानी ये एक्सटीरियर एंगल ये अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। और यही ट्राइंगल तो यहाँ बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है? जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC ध्यान से देखो, अंदर कौन है? अल्फा, अंदर कौन है? आई, बाहर कौन है? तो बच्चों अल्फा प्लस आई बराबर थीटा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखना बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 2 बार लग गया। अल्फा प्लस आई बराबर थीटा, हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको आई चाहिए। तो आई बराबर थीटा माइनस अल्फा, आई की वैल्यू निकल गई, आई की वैल्यू बड़ी इसलिए निकल गई, अल्फा और आई को जोड़ के थीटा के बराबर किया तो आई बराबर थीटा माइनस अल्फा। अब अपन को क्या चाहिए? आर। जरा गेस करो कौन सा ट्राइंगल होगा जिसको यूज करने से आर मिल सकता है? देखो ये आर इधर है, इधर मत जाना, इधर ट्राइंगल है ही नहीं है, इस आर का यूज करना, IAC, यस, इन ट्राइंगल IAC। अब देखो IAC को पकड़ो, IAC, बीटा अंदर आर अंदर थीटा बाहर, तो बीटा प्लस आर बराबर, तो बीटा प्लस आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? थीटा माइनस बीटा। देखो ये दूसरा एंगल, ये दूसरा काम आपने कर लिया कि आई और आर की वैल्यू आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या कर ली? ऑब्जर्व कर ली। अब जैसे ही आई और आर आपको मिलते हैं, इसके अंदर पुट करो, तो आई की वैल्यू यहाँ और आर की वैल्यू यहाँ, तो आई की वैल्यू, इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, यानी किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ आई एंड आर, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आई बराबर क्या लिखा था? म्यू आर, और आई की वैल्यू क्या मिली है हमको? थीटा माइनस अल्फा एस। म्यू बराबर मिला है थीटा माइनस बीटा, यस राइट। रखना आ गया, आई पर थीटा माइनस अल्फा और आर पर थीटा माइनस बीटा। थोड़ा सा सोल्यूशन कर दो, अभी कर दोगे तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी कर दो। देखो क्योंकि थीटा हमको 2 जगह दिख रहा है, तो ये कभी ना कभी ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, इसलिए इसको एक जगह करने की कोशिश करो। तो इसको ऐसा करो, म्यू को इंटू कर दो थीटा से, म्यू को इंटू कर दो बीटा से, बराबर में लिख लो थीटा माइनस अल्फा। ये थीटा का टर्म है, ये थीटा का टर्म है, इसको उधर भगाओ, यहाँ इक्वल लगा लो, म्यू थीटा ये उधर जाएगा माइनस थीटा, ये माइनस अल्फा यहाँ लिखा है ना, माइनस म्यू बीटा इधर ले आ लेना, प्लस का हो गया। अब देखो म्यू बीटा माइनस अल्फा इक्वस टू थीटा कॉमन म्यू माइनस 1, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपका काम बन गया दूसरा स्टेशन कंप्लीट। मतलब पहले अपन ने क्या किया? स्नेल्स लॉ लगा के आई और आर में लिखा, फिर आई और आर की वैल्यू बना करके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से उसमें रखने के बाद यहाँ आ गए। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? बीटा की, अल्फा की, थीटा की, ये भी तो भगाने हैं। तो इसकी वैल्यू तो आसान है, देखो कैसे निकाल लोगे। इधर आओ, आपने कभी पढ़ा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, एंगल इक्वस टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब जरा इस पर देखो, अगर इस एंगल की बात करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ हो जाएगा। तो आर्क लेंथ हो गया ए से पी तक, और रेडियस हो गया ओ से पी तक। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? अल्फा। तो अल्फा इक्वस टू आर्क लेंथ ए पी अपान ओ पी, और ओ पी की वैल्यू नीचे से देख लो माइनस यू। तो पहले आप अल्फा एंगल निकालें। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वस टू आर्क लेंथ क्या है? ए पी है, और ओ से लेकर पी तक है। इसको आगे बढ़ा दें, ए से पी, ओ से पी को क्या लिख दें आप? माइनस। चलिए अल्फा मिल गया। अब बीटा कहाँ है? यहाँ है। बीटा के लिए रेडियस चेंज होगा बस,
ध्यान दो इधर, एंगल यहाँ है, रेडियस यहाँ है, और आर्क लेंथ तो यही है ना। देखो ये वाली रेस भी तो यही मिल रही है जाके, तो आर्क लेंथ बाय रेडियस पी आई। तो बीटा बराबर आर्क लेंथ ए पी अपान आई से पी तक, और ए से पी आई से पी तक को हम भी बोल दें माइनस में। सिमिलर मैं आगे चल के दिखा रहा हूँ, गामा लिखा के। थीटा बराबर आर्क लेंथ वही रहेगा, और यहाँ सी से पी रहेगा, और ए से पी, सी से पी को क्या बोलते हैं हम, माइनस आर। एक बार देख लो इधर देखो, ये थीटा हो गया, थीटा के लिए रेडियस यही होगा, और ऐसे ये आर्क लेंथ बाय रेडियस, मतलब रेडियस सबकी डिस्टेंस चेंज होती जा रही है और सबका आर्क लेंथ सेम आ रहा है, और सबकी वैल्यू यहाँ से देख के लिखना है। और जैसे ही आपने क्या पता किया, जैसे ही आपने पता किया अल्फा बीटा और थीटा यहाँ पर पुट कर दो, कितना आएगा देखो, आंसर आ जाएगा आपका सीधा। क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करके देखो, ध्यान से देखो, म्यू की जगह म्यू लिखना है। क्या लिखना है, इनटू बीटा, बीटा की जगह यहीं से कहीं से लिखना है ए पी अपान माइनस बी, फिर यहाँ माइनस है एल्फा ए पी अपान बराबर, यहाँ क्या लिखा है म्यू माइनस 1, फिर यहाँ क्या लिखा है बाहर थीटा ए पी अपान, समझिएगा ध्यान से, इसमें से ए पी बाहर ले लें। अच्छा, इसको इसमें मिलाने के बजाय दोनों से माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ये फ्री हो गया, यहाँ एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा म्यू माइनस 1, म्यू माइनस अपॉन में क्या है माइनस आ रहा है, और यहाँ क्या है, अब बच्चों आपको पता है यहाँ से इसको काट सकते हो, यहाँ से अब जो बच रहा है उसको लिख सकते हो बराबर म्यू माइनस 1 बाय आर। अब इस फार्मूले को देखो आप, यही फार्मूला था क्या, कुछ और था, म्यू माइनस 1 बाय आर बराबर म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। सबसे पहले यही फार्मूला लिखा था, इस फार्मूले को उपयोग करना है, और इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन में कि लेंस जैसी चीज़ों का ये प्रिंसिपल बनेगा जाके आगे। क्या बनेगा, लेंस बनाने के लिए, है ना, ये आगे चलकर क्या करेगा, हमको बहुत यूजफुल होगा। और यहाँ डेरिवेशन भी इसका बड़ा यूजफुल है, म्यू माइनस 1 बाय आर बराबर म्यू अपान बी माइनस 1 अपान यू, इसको याद कर लेना है। अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से बात हुई थी कि हम किस में पहले प्रूफ करेंगे, कॉनकेव में। कॉनकेव में प्रूफ करने के लिए जो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को पहले 2-5 मिनट अच्छी प्रैक्टिस करके बनाना है। इसमें गलतियाँ होंगी तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखो ध्यान से, पहले स्नेल्स लॉ अप्रोक्सीमेशन किया स्मॉल एंगल का, ये आ गया, फिर क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, क्या निकालो आई और आर, आई और आर निकालने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके देखो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ऐसा हमने इसलिए बनाया है क्योंकि थीटा को एक साथ किया है, एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। फिर एंगल की वैल्यू देखो, ये फार्मूला, ये क्या यूज किया है इसके अंदर फार्मूला, इसमें यूज किया है एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, और रेडियस जो डिस्टेंस थी वही सब बन गई रेडियस, तो आर्क लेंथ बाय रेडियस का यूज करके ये बना दिया। अब अगर इसी चीज़ को आपसे कह दिया जाए कि फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, अब जरा इसको उसी चीज़ को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए इस चीज़ का यूज कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। किसी को डाउट हो तो बताना इसके पढ़ने के बाद। जरा देखो इसका, ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ से क्या बनाना है आपको, यहाँ पोल बना लो। अब इधर डेंसर है, क्या है इधर, और इधर क्या है, तो रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें,
म्यू। अब इसका सेंटर इधर कहीं होगा। चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ रख लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी हम उस तरफ प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट रेज इंसिडेंस कराना है लेफ्ट से। तो एक रेज आप ऐसे जाने दो, ऐसे जाने वाली को कोई नहीं रोक सकता, बिना डेविएशन सीधी चली जाएगी। एक लाइट रेज ऐसे जाने दो, चलो यहाँ पहुँच गई, ये एक दूसरी हो गई। अब इसको आप उस तरफ नहीं ले जा सकते, कब तक? जब तक नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल कहाँ से आएगा? तो इधर से कहीं, इसका सेंटर इस तरफ होगा कहीं, तो यहाँ से क्या खींचेगा? तो ये सी डी आपका क्या हो गया? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल जो बनेगा आई, देखो एंगल यहाँ बनेगा आई। अब ये किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर वाला नहीं देखना, अंदर इस तरफ, इधर नॉर्मल है तो ये किधर बेंड होगी? इसको जाना कहाँ चाहिए? यहाँ, लेकिन वहाँ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो नॉर्मल किधर है? इधर। तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, तो ये बेंड होके यहाँ कहीं जाके टकराएगी। देखो कहीं ना कहीं तो मिलेगी, अगर बेंड हो गई है तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर ये गई और यहाँ पर ये गई, ये क्या बन गया? बताइए, रियल इमेज है या वर्चुअल? फिर गलत बोल दिया, क्योंकि इस बार तो दोनों रेज मिल रही हैं भाई। इस बार ये जाके और ये यहाँ से बेंड होके आके इस बार तो एक्चुअली मीट कर रही हैं, क्योंकि उस बार तो उधर गई थी, पीछे की तरफ हमने ड्रॉ किया था, यहाँ ड्रॉ नहीं करना पड़ा, यहाँ सीधे मिल रही हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है? इमेज है, रियल इमेज है। कैसी इमेज है ये? रियल इमेज। ये सेंटर है। डिस्टेंस की बात करें तो O से P की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी U नेगेटिव। P से C की बात करें तो R इस बार, और P से I की बात करें तो इस बार V प्लस। I तो दिख गया, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है? नॉर्मल देखो ये है, रिफ्रैक्टेड रही है तो R यहाँ होगा। अल्फा कहाँ बनाते थे? ऑब्जेक्ट पर। बीटा कहाँ बनाते थे? इमेज पर। थीटा कहाँ बनाएंगे? सी पर। कहानी वही, सब कुछ एज इट इज है, बस डायग्राम में थोड़ा फर्क आया। चलिए ध्यान से देखते हैं, फटाफट देखते हैं विद इन मिनट। अब यहाँ डेरिवेशन आपका 1 मिनट में हो जाएगा। देखो कैसे, क्या लगाएंगे पहले? चलिए थ्योरी आप लिख सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसको स्मॉल एंगल मानकर अप्रोक्सीमेशन कर दो, तो यहाँ लिखेंगे इफ आई एंड आर क्या हो? स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है तो फिर सीधा लिखना म्यू बराबर आई अपॉन आर, आई बराबर म्यू टाइम्स ऑफ आर। तो यहाँ आ जाएगा आई बराबर म्यू टाइम्स ऑफ आर। बोलिए वही आया कि नहीं आया? वही आ गया, कॉपी हो गई। अब आंखें खुली रखना है आई और आर निकालने के लिए, तो वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पहला कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? तो जिसमें देखो आई का हिसाब। अब देखो यहाँ से चलो, कहाँ जाओ? यहाँ तो आपको ओ, यहाँ ए लिख देता हूँ, ओ ए सी। अब बाहर का एंगल इस बार आई बन गया है, अंदर के अल्फा और थीटा बन गया है। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी स्मॉल एंगल थ्योरम है, आई सीधा आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस थीटा, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। और फिर वह लिख देना आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब दूसरा देखिए, दूसरा जिसमें आर दिखाई दे रहा हो, तो आर इसके अंदर तो कहीं है नहीं, ये यहाँ दिख रहा है आर, हाँ सी ए आई है ना, ए आई सी ए आई है ना, जो भी लिखना सी ए आई है ना। तो इन ट्राइंगल ए सी आई देखो अंदर तो ये दोनों है, बाहर कौन है? ये है। तो थीटा बर है ना, आर प्लस बीटा बराबर थीटा, आर प्लस बीटा बराबर, तो आर चाहिए तो थीटा माइनस बीटा। देखो ये बन गए, इसको है ना पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए आई की जगह पर क्या पुट करना है?
अल्फा प्लस थीटा बराबर म्यू लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है थीटा माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आसानी होगी। अल्फा प्लस थीटा बराबर म्यू टाइम्स ऑफ थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बीटा, म्यू टाइम्स ऑफ थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बीटा, म्यू का अंदर इंटू होगा ना। अब देखो यहाँ पर देखो म्यू थीटा है, इस थीटा को उधर जाने दो तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा। इधर इस बार क्या बचा है अल्फा, माइनस इधर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा कितना म्यू बीटा। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा थीटा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं म्यू बीटा प्लस अल्फा बराबर म्यू माइनस 1 बाहर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब फिर वही कहानी है, एंगल अल्फा बनाओ बीटा बनाओ, और चलिए एंगल कौन सा बनाना है आपको, आर्क लेंथ क्या है AP, डिस्टेंस रेडियस OP, तो अल्फा बराबर AP अपान OP माइनस U है। तो नेक्स्ट एंगल इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आर्क लेंथ बाय रेडियस का। आर्क लेंथ बाय रेडियस में अगर अल्फा एंगल निकालेंगे तो इमेजिन करो A से P तक और O से A तक, O से P तक ऑब्जेक्ट 4। अब देखो AP तो लिखना है, ये डिस्टेंस है माइनस U। बीटा के लिए, अब बीटा उस तरफ है, थोड़ा देखना पड़ेगा बीटा किधर है, बीटा किधर है, यहाँ है, तो AP अपान PI है ना। तो बीटा के लिए AP अपान PI, और PI मतलब क्या है, इमेज है, इमेज मतलब V है, इस बार ये प्लस में रहेगी बच्चों। अब बच गया थीटा, थीटा में AP अपान PC, और AP अपान PC मतलब रेडियस, R ये रहेगा किसमें प्लस में, और इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, इसमें पुट करो इक्वेशन 2, देखना पड़ेगा कैसा था, कहाँ गया, म्यू बीटा प्लस अल्फा, क्या था इक्वेशन था म्यू बीटा प्लस अल्फा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू थीटा। चलिए म्यू की जगह एचटीज कुछ मत लिखना, बीटा की जगह पर हमको लिखना है AP अपान प्लस का B, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, और क्या लिखना है अल्फा, अल्फा कितना है माइनस U बराबर यहाँ क्या है म्यू माइनस 1, और कितना है AP अपान R, ओके। तो AP कॉमन लेना इस बार, देखो क्या बचा है इसके जगह म्यू अपान यहाँ क्या बचा B, प्लस माइनस इस बार माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या है म्यू माइनस 1 के नीचे R, और ये AP कैंसिल होगा। अब जो बचा उसको सुरक्षित तरीके से लिखो म्यू अपान B माइनस, दैट इज फॉर कॉन्वेक्स। दोनों फार्मूले सेम आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, अब दोनों फार्मूला सेम होने के साथ साथ कैलकुलेशन भी लगभग क्या है दोनों का सेम। क्या इसमें डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, उसमें डायग्राम इसलिए है क्योंकि वो कॉनकेव है, और कॉनकेव में क्या होता है कि सब कुछ एक ही तरफ होता है, नॉर्मल भी यही है, इमेज भी इधर है। हुआ क्या कि इसका नॉर्मल और इमेज इधर शिफ्ट हो गया तो थोड़ा सा जगह हो गई है ना। अब एक रूम में 8-10 लोग रहते हैं तो कैसे भीड़ रहेगी ना, तो इधर भीड़ ही भीड़ है, इधर ऑब्जेक्ट भी है, उनकी इमेज भी है, इधर ही सेंटर साहब हैं, इधर ही अल्फा है, इधर ही बीटा है, इधर ही थीटा है, सब कुछ इधर ही है, इसलिए ऐसा लग रहा है वहाँ भीड़ हो गई है। रूल्स तो सबके लिए सेम ही है, बिना रूल्स का ये भी नहीं बना है, और ये दोनों डेरिवेशन आपको लेंस थ्योरी समझाने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैं इसको छोड़ भी दूं कि नहीं इसको नहीं कर रहा हूं, जल्दी से ऐसा कर लो। अच्छा, बोर्ड का हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही शानदार हैं और इनको करना ही है। और अब बताओ ये कोई कठिनाई तो नहीं इसके अंदर,
है कोई कठिनाई? किसको है? तुमको होगी, क्योंकि तुम देख भी नहीं रही हो। समझ में आया? कुछ नहीं आया? थोड़ा थोड़ा? क्या कहना चाह रही? आया थोड़ा थोड़ा? समझ में थोड़ा थोड़ा आया। इसमें फोकस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। क्या नहीं है? और फोकस भले ही नहीं है, आगे जब ये लेंस में कन्वर्ट होगा, लेंस क्या होगा? देखिए अभी हमने थ्योरी देखो, ये कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? कुछ भी बोलो। ये कौन सा है? ये कॉनकेव स्फेरिकल, कॉन्वेक्स स्फेरिकल हो गया, कॉनकेव स्फेरिकल हो गया। दोनों को बोलो चलो पास। ये इस तरफ से पास हुआ। अब जरा देखो, ये इस तरह से बन गया। अच्छा, ऐसा करके पास मिला दोगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस जो हैं आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं। तो जब आप इस पार्ट को समझेंगे तो कॉनकेव, और इसको समझेंगे तो कॉन्वेक्स। ये दोनों तरफ से वेक्स है ना, ये दोनों तरफ से केव है। इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव। नॉर्मली इन्हीं को हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी बोलते हैं। तो लेंस का रिफ्रैक्शन, लेंस मेकर फार्मूला है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है लेंस मेकर फार्मूला। तो ये जो है आपका क्या बन गया? दो डेरिवेशन बन गया। चलो देख लो इसको जल्दी से।